हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब। तो अपनी 3 दिन की सीरीज आज तीसरा दिन है कि कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेके क्या हुआ, उसमें तीसरा प्रोग्राम चेन में आप लोगों के सामने रख रहा हूं, आसान भाषा में आप लोगों को बताने के लिए कि क्या हुआ। और एक फतवा भी जारी कर रहा हूं। फतवा ये जारी कर रहा हूं कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पर रोक नहीं लगने जा रही है। कुछ बिंदु जहां पर एक प्रश्न चिन्ह है उन पर सिर्फ आज चर्चा करेंगे। मूलतः पूरे एक्ट में जो शुरू में बात शुरू हुई थी कि ये एक्ट गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है, ये जो आर्गुमेंट था ये धाराशायी हो चुका है। एक्ट पर रोक लगने नहीं जा रही है। पहले सीधे कल की बहस पर आते हैं और आसान भाषा में आप लोगों को बताता हूं कि क्या क्या वहां पर बात हुई और बाद में अपना कंक्लूजन दूंगा क्योंकि ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है। सेक्शन 3E अमेंडमेंट एक्ट का यह कहता है साथियों कि शेड्यूल एरिया में शेड्यूल ट्राइब्स वक्फ नहीं कर सकते। इस पर कोर्ट ने पूछा कि तुषार साहब से ये आप लेके क्यों आए, तो तुषार साहब ने कहा कि वक्फ के चलते किसी शेड्यूल ट्राइब की किसी प्रॉपर्टी को, जमीन को घेर ना लिया जाए, इस मारे हमने इसको अलाउ नहीं किया है क्योंकि शेड्यूल ट्राइब्स की, हमारे संविधान ये कहता है कि शेड्यूल ट्राइब्स की राइट्स को, उनकी प्रिविलेजेस को हमारा काम है प्रोटेक्ट करना। तो इस पर जस्टिस मसई ने बोला कि साहब इस्लाम इज इस्लाम एंड मुस्लिम इज अ मुस्लिम। अब याद रखिएगा एक बात, ये बात अगर निकली है तो शायद आने वाले वक्त में बहुत दूर तक जाएगी क्योंकि जस्टिस ने बोल दिया इस्लाम इज इस्लाम एंड मुस्लिम इज अ मुस्लिम और सिब्बल साहब ने कह दिया यस मी लॉर्ड। तो अब आने वाले वक्त में शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट मुस्लिम या फलाना मुस्लिम, इसके लिए अगर कोर्ट में इनको रिजर्वेशन दिया जाए या ना दिया जाए इसके लिए आर्गुमेंट होगा और सिब्बल साहब कहेंगे इनको रिजर्वेशन दिया जाए, तो शायद उस दिन भी मसीह साहब कह दें कि इस्लाम इज इस्लाम एंड मुस्लिम इज अ मुस्लिम। तब जब हमने बात बोली थी तो आपको अच्छी लगी थी, आज हम ये बोल रहे हैं तो आपको ये बात बुरी लग रही है। इसी तरह की छोटी छोटी बातें पकड़ के आपका भाई रखता है। तो इसमें तुषार साहब ने बोला कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये प्रोविजन गलत है तो आप इसको स्टे कर दीजिए। उन्होंने साफ बोल दिया, पर उन्होंने बता दिया कि सरकार की मंशा क्या थी। उसके बाद दूसरा मुद्दा आया जो 2013 तक ये था कि सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ कर सकता है। 2013 के अमेंडमेंट में ये आ गया कि एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, यानी गैर मुस्लिम भी कर सकता है। तो इस पर तुषार साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया अगर किसी हिंदू को ज्यादा मन है मुसलमान की मदद करने का या उसको चैरिटी करने का है तो वो चैरिटी कर सकता है, गिफ्ट कर सकता है, ट्रस्ट करा सकता है, अपनी जमीन दे सकता है, अपना घर दे सकता है। बस हम इतना कह रहे हैं कि वो वक्फ नहीं कर सकता है। सिंपल चीज। तो दूसरे पॉइंट का ये जवाब दिया गया जो उठाया गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट आया कि आपने साहब ये क्यों लिख दिया है कि वक्फ वो कर सकता है जो 5 साल तक कम से कम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो। तो इस पर तुषार साहब ने कहा कि शरीयत एक्ट भी ये लिखता है यू नीड टू बी अ मुस्लिम। सिर्फ हमने यहां पर एक शब्द ऐड कर दिया है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। अगर कोर्ट को इससे परेशानी है तो इस वर्ड को भी वो चाहे तो स्टे कर दे। इतने में राकेश द्विवेदी साहब जो स्टेट ऑफ राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें कई स्टेट्स भी पिटिशनर बन गए हैं, उन्होंने बताया कि जो वक्फ बाय यूजर का बवाल चल रहा है ये किसी भी इस्लामिक डॉक्ट्रीन या थियोलॉजी से नहीं आया है। प्रिवी काउंसिल ने एक ऑर्डर किया था वक्फ बाय यूजर को लेकर। उस टाइम में प्रिवी काउंसिल का मतलब यानी आजादी से पहले एक ऑर्डर हुआ था, तो उसके चलते वक्फ बाय यूजर का चलन आया था। तो इसकी जो अथॉरिटी है वो किसी इस्लामिक लिटरेचर से या थियोलॉजी से नहीं है बल्कि प्रिवी काउंसिल से है, क्योंकि कोर्ट से है। और कल भी पर ये आर्गुमेंट किया था तुषार साहब ने कि अगर 1954 में एक अलग से किसी चीज के लिए एक्ट बन गया है तो उसको संशोधित करने का अधिकार सरकार को है, क्योंकि 1954 का एक्ट भी सरकार ने बनाया था। तो वक्फ बाय यूजर की यह बात आई। तो सिंघवी साहब बोलते हैं कि वक्फ बाय यूजर को जो इन्होंने ये कह दिया है कि वो रजिस्टर हो ही नहीं सकता, इससे तो बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। तो साहब इसका जवाब ये आया कि ये कौन कह रहा है कि वक्फ बाय यूजर रजिस्टर नहीं हो सकता। हो सकता है तुमने रजिस्टर ना कराया हो, कोई कागज लेके आओ, कुछ लेके आओ। वक्फ डीड ना लेके आओ तो कम से कम उस जमीन के कागज लेके आओ। जमीन के कागज ना लेके आओ तो कुछ लेके आओ, कुछ तो पुराना लेके आओ। बिल्कुल हो सकता है, तुम पहले कागज तो लाओ।
तो हम ये नहीं कह रहे कि वक्फ बाय यूजर रजिस्टर नहीं हो सकता, हम कह रहे हैं वक्फ बाय यूजर रजिस्टर होने के लिए तुम हमारी टेबल पर चढ़ के तो आओ कि तुम्हारे पास है क्या उस जमीन। तो ये वाली इसकी बात हुई। अब उसके बाद ये वाली बात आई, जब ये रजिस्ट्रेशन की बात आई तो कोर्ट ने पूछा सबसे मजेदार बात कि भाई 1923 से वक्फ मुसलमान एक्ट जब आया था, मुसलमान वक्फ एक्ट, तब से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। फिर 1954 में भी अनिवार्य हुआ, फिर उसके बाद 1995 का जो अमेंडमेंट आया उसमें भी, 2013 में भी, लगभग 1923 से 100 साल से ज्यादा बीत गए, 102 साल हो गए ना। तो ये आपने ये प्रॉपर्टीज रजिस्टर क्यों नहीं कराई? तो इसका पता है सिब्बल साहब ने क्या जवाब दिया है? कहा है कि इसमें कौम की क्या गलती है, इसमें मुसलमान की क्या गलती है? सरकारों ने नहीं कराई तो हम क्या करें? जज साहब ने कहा क्या करेंगे? जी हाँ, सरकारों ने सर्वे नहीं कराया, सरकारें रजिस्टर करके चल के हमारे पास नहीं आई, हम रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं गए, हम वहां पर सिर्फ वक्फ में करा कर बैठ गए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमने डीएम को इन्फॉर्म नहीं करा, हमने वहां पे रेवेन्यू की पर्ची नहीं कटाई, अपने आप को जाकर रजिस्टर नहीं कराया, तो हमारी मिस्टेक नहीं है, ये सरकार की मिस्टेक है। अब ये पूछा गया कि भैया ये बता दो, अच्छा वो सरकार की मिस्टेक हो गई ना, अब ये सरकार मिस्टेक नहीं कर रही है तो कोई प्रॉब्लम? हाँ प्रॉब्लम है, उनके कागज ही नहीं है तो वो रजिस्टर कैसे होंगे? तो ये वाली बात आई। उसके बाद सेक्शन 3C पर चर्चा हुई है, ये मेन पॉइंट्स आप लोगों को बता रहा हूं। सेक्शन 3C कौन सा? जिस पे कल हमारी बात हुई थी। हाँ, कल थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई थी, उसके लिए मैं क्षमा भी मांग लूंगा अभी। तो गलती मुझसे ये हुई कि कल जब मैं सेक्शन 3C आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा था तो मैंने ये बताया कि कोई भी मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम जिसकी जमीन हड़प ली हो, या हिंदू जिसकी हड़प ली हो, या गवर्नमेंट की हड़प ली हो, तो वो डीएम के पास या एनी अदर सीनियर ऑफिसर के पास जाएंगे। डीएम उनके कागज जो भी देखेगा और अपनी इंक्वायरी शुरू करेगा, और इंक्वायरी शुरू करने के बाद अगर वो इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के हिसाब से जब किसी दूसरे के पास कोई भी पेपर्स नहीं मिले कि ये जमीन वक्फ की नहीं है, इस मुस्लिम की है, इस हिंदू की है या गवर्नमेंट की है, तो वो उसको ऑन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स डिक्लेयर कर देगा, ऑन पेपर पोजेशन उस जगह का वक्फ के पास ही रहेगा, और फिर दोनों का मुकदमा ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाएगा। ये वैसे ही है, बस मुझसे छोटी सी गलती ये हो गई थी कि ये प्रोविजन 3C सिर्फ गवर्नमेंट लैंड के लिए है, किसी मुस्लिम के लैंड या हिंदू लैंड के लिए नहीं है। देयर बाय मीनिंग आई रिग्रेट एंड देयर बाय मीनिंग आई करेक्ट माई सेल्फ कि कोई भी गवर्नमेंट को लेकर किसी जमीन का मैटर अगर डीएम के पास या कमिश्नर के पास पहुंचेगा तो वो, अब 3C में पढ़ने पर एक लाइन नीचे मिलती है जिसमें यह कहती है कि जब ये कंप्लेन पहुंचेगी तभी से वो जगह विल सीज टू बी ए वक्फ प्रॉपर्टी। पहले ऐसा ही था, अब सिर्फ चीज पलट गई है तो लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन पहले भी गलत था, मैं बोलता था। तो इस लाइन को कि जब शिकायत पहुंचेगी तभी से वो चीज नॉन वक्फ की हो जाएगी, थोड़ा सा यहां मुझे लगता है बाद में संशोधन आएगा, और ये होगा डीएम की इंक्वायरी के बाद वो वक्फ की प्रॉपर्टी या तो रहेगी या नहीं रहेगी। लेकिन फिर से बता दूं, 2013 के बाद ऐसा ही था कि कोई कंप्लेन अगर वक्फ में पहुंचेगी कि ये जमीन हमारी है तो उस आदमी की वो प्रॉपर्टी होना सीज हो जाएगी, वो उसमें कुछ कर नहीं सकता, उसको बेच नहीं सकता, और उसकी चीज डिस्प्यूटेड हो जाएगी। तो गलती गुनाह पहले भी हो रहा था, पर एज अ न्यूट्रल कमेंटेटर मुझे लगता है यहां पर सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई चेंज ला सकता है। तो कुल मिलाकर टोटल वक्फ एक्ट जो आया है उसको छेड़ा नहीं जाएगा। शायद कुछ बिंदुओं पर, शायद बोल रहा हूं, इसमें आने वाले वक्त में कोई ऑर्डर देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिटिशनर्स चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे हैं ये रिलीजन का मैटर है, रिलीजन का मैटर है, यानी फंडामेंटल राइट का मैटर है। फंडामेंटल राइट का मैटर हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो गया, ये बात मैंने पहले भी बोली थी। तो 2 जज या 3 जज इसको सुन ही नहीं सकते, इसको 5 जज सुन सकते हैं अगर ये मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का लग रहा है तो, जैसा कि खुद पिटिशनर्स आर्गुमेंट कर रहे हैं। तो अगर अब देखना यह है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में भी कोर्ट कुछ बिंदुओं पर स्टे करेगा या ये कह देगा कि हम किसी चीज पर स्टे नहीं कर रहे हैं और इसको हायर बेंच की तरफ भेज रहे हैं। ये अभी प्रश्न चिन्ह मेरे दिमाग में, तो मैं इसमें स्ट्रांगली आप लोगों से कोई बात नहीं बोल सकता।
तीन चीजों पे सिर्फ अगर कुछ आएगा तो तीन चीजों पे आएगा। वक्फ बाय यूजर, वक्फ बाय डीड, वक्फ थ्रू कोर्ट को गवर्नमेंट के डी नोटिफाई करने की अथॉरिटी को लेके कोई चेंज आ सकता है। काउंसिल और बोर्ड में कितने मेंबर्स होंगे, इसमें कोई ना कोई चीज आ सकती है कि 2 होंगे या नहीं होंगे, या ये भी आ सकता है कोई भी नहीं होगा और एक्स एफिशियो जो होगा यानी डीएम और कमिश्नर कोई जो होगा, हो सकता है वो किसी भी आस्था का हो, वो एक्स एफिशियो यानी पूरे बोर्ड का काउंसिल का हेड कहलाएगा। और तीसरा आ गया आपका डीएम को लेकर कि क्या वो जब उसके पास शिकायत पहुंचेगी तभी से वो प्रॉपर्टी नॉन वक्फ हो जाएगी, भले पोजीशन उनके पास रहेगा, या इंक्वायरी के बाद होगी। तो इन तीन चीजों पे शायद हम लोगों को कुछ आने वाले वक्त में कुछ कंपन, कुछ प्लस माइनस देखने को मिल जाए। टोटल एक्ट कहीं नहीं जा रहा है, सरकार ने एक कोशिश की है, इसके लिए उसको बधाई। जो भी 19-20 होगा, इसमें तुषार साहब ने भी कोर्ट को कह दिया है, जो भी आपको लगता है आप चाहें उसको स्टे कर दें या उसको स्ट्रक डाउन कर दें। रजिस्ट्रेशन को लेकर फिर से मैं रिपीट कर दूं, पुराने सुनने वाले जानते हैं, 500 साल पुरानी चीज, 300 साल पुरानी चीज, मुझे लगता है उसका रजिस्ट्रेशन इशू नहीं बनेगा। रजिस्ट्रेशन में भी एक कट ऑफ आएगा। मान लीजिए 1954 के बाद जितनी प्रॉपर्टीज को वक्फ में लिखा गया 1954 के बाद, उनके कागज कम से कम लेके आओ। तो मैं जामा मस्जिद के लाने हैं तो मैं 300 साल 400 साल पुराने लाने को मेरे हिसाब से सरकार नहीं कहेगी। तो 3 दिन में ये मेरा कंक्लूजन था, आसान भाषा में आप लोगों को बताया है। बस कुछ ही देर में या कुछ ही दिन में पता चल जाएगा कि कोर्ट का नजरिया किस तरफ है और ऊंट किधर बैठेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।